प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के व्याख्यानों में हम आधुनिक काल की विभिन्न परिस्थितियां और आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताओं के बारे में विवरण पढ़ रहे थे, सुन रहे थे। आज मैं आपको हिंदी में जो लिपियां हैं उनका अर्थ बताऊंगी और लिपियां कितने प्रकार की होती हैं, लिपि किसे कहते हैं, ये सारी बातें आज हम इस व्याख्यान में करेंगे। आपके प्रथम प्रश्न पत्र में देवनागरी लिपि के बारे में आपको जानना है। देवनागरी लिपि क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भाषा ध्वनियों पर आधारित होती है और लिपि जो है वो ध्वनियों को रेखाओं द्वारा व्यक्त करती है। ध्वनियों को रूप तथा आकार में प्रयुक्त करने को ही लिपि कहते हैं। यानी जो हम बोलते हैं उसको एक विशेष रूप देकर, एक आकार देकर जब हम लिखते हैं वो लिपि कहलाती है। लिपि काल स्थान की सीमाओं से परे भाषा की रक्षा करती है। यानी जो लिपि हमने तय कर दी या जिस लिपि में भाषा लिखी जाती है वो एक लंबे समय तक वही बनी रहती है। इसलिए समय के साथ उस पर प्रभाव नहीं पड़ता और वह एक युग के या एक समय के विचारों को आगे तक ले जाने में हमारी सहायता करती है। लिपि के अभाव में भाषा या भाषा में जो व्यक्त विचार हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सभी भाषाओं को रूप और आकारों में व्यक्त करने की व्यवस्था की जाती है। यानी जो कुछ कहा गया, जो विचार बताए गए, जो कुछ संग्रहित हुआ, जो हम आने वाले समय में दूसरों को बताना चाहते हैं, वो सब भाषा में संग्रहित करके सुरक्षित कर लिया जाता है और हमारे स्वर को भाषा के रूप में आकार देने वाला जो तत्व है वो लिपि कहलाता है। लिखने की कला या लिखावट को लिपि कहते हैं। यानी जो कुछ हमने बोला उसको हमने लिखा और ये लिखने का जो तरीका है वही लिपि कहलाता है। यानी ध्वनि या स्वर या शब्द या जो कुछ हम बोल रहे हैं वो अलग अलग तरह का होता है। जैसा आप जानते हैं, हर देश की भाषा अलग होती है और उस देश की भाषा में यानी जो कुछ हम एक बात कह रहे हैं उस बात को प्रकट करने और उसको संरक्षित भाषा के रूप में संरक्षित करने का हर देश का अलग अलग तरीका होता है और लिखने का भी अलग अलग तरीका होता है। तो वही लिपि कहलाती है और लिखने की कला या जो लिखावट है, जिस तरीके से लिखा जाता है वही लिपि कहलाती है। तो लिपियां जो है वो अनेक प्रकार की होती हैं। जैसे कुछ लोग उसे चित्र बनाकर संरक्षित करते हैं अपने विचारों को, जो चित्रात्मक लिपि कहलाती है। कुछ सूत्रों में बद्ध करके, आबद्ध करके, जैसे संस्कृत काल में होता था, सूत्रों में आबद्ध करके संरक्षित करते हैं, वो सूत्रात्मक लिपि कहलाती है। और कुछ ध्वनि के माध्यम से उसे संरक्षित करते हैं, जो ध्वन्यात्मक लिपि कहलाती है। जैसे आप देखते हैं संगीत में इसी तरह की ध्वनि होती है, जो ध्वनि के माध्यम से संगीत संरक्षित किया जाता है। भारत में जो लिपियां हैं वो ध्वन्यात्मक हैं, यानी ध्वनि के माध्यम से उन्हें संग्रहित किया जाता है। भारत की प्राचीनतम दो लिपियां हैं, एक तो कहलाती है खरोष्ठी लिपि और दूसरी है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि की जो उत्तर शैली है उसका विकास 4वीं शताब्दी से गुप्त लिपि का विकास हुआ। गुप्त लिपि से
छठी शताब्दी में कुटिल लिपि विकसित हुई और इसी कुटिल लिपि से 9वीं शताब्दी में देवनागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ। आप जानते हैं हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, यानी हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत लिखी जाती है या देवनागरी लिपि के माध्यम से लिखी जाती है। तो इसका विकास जो है 9वीं शताब्दी में कुटिल लिपि से हुआ है। प्राचीन नागरी का क्षेत्र उत्तर भारत है, किंतु दक्षिण भारत के कुछ भागों में भी यह मिलती है। दक्षिण भारत में इसका नाम नंदी नागरी अथवा ग्रंथम लिपि है तो वह देवनागरी लिपि, लेकिन इसका नाम दक्षिण में इसका नाम नंदी नागरी पड़ गया है। प्राचीन नागरी से आधुनिक नागरी गुजराती, महाजनी, राजस्थानी, कैथी, मैथिली, असमिया, बंगला आदि लिपियां विकसित हुई, यानी क्षेत्रवार किसी भी अवस्था, किसी भी भाव की जो अवस्थाएं हैं वो क्षेत्रवार बदल जाती हैं। जैसे कोई भी विधा हो, जब वह अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के क्षेत्र में जाती है तो वहाँ के क्षेत्रीय प्रभाव के कारण क्षेत्रीय आचार व्यवहार, क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय उच्चारण, उनका प्रभाव उस पर निश्चित रूप से पड़ता है और फलस्वरूप उस एक ही लिपि में क्षेत्र के अनुरूप से अनेक परिवर्तन आ जाते हैं। श्री गौरीश शंकर ओझा जी ने कहा है कि 12वीं शताब्दी से वर्तमान समय तक नागरी बन गई है। तब से लगातार नागरी लिपि एक ही रूप में चली आ रही है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी इसके बारे में कहते हैं कि प्राचीन नागरी से 15वीं-16वीं सदी तक आधुनिक नागरी विकसित हुई, यानी देवनागरी लिपि को कितना समय लगा ये बताना चाहते हैं। छात्रों, देवनागरी लिपि को ही नागरी लिपि भी कहते हैं। जैसे श्री हरदेव बाहरी कहते हैं कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जय भट्ट के शिलालेखों में हुआ था। 18वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट नरेशों तथा 9वीं सदी के बड़ौदा के ध्रुवराज ने अपनी राजाज्ञाओं में देवनागरी का ही प्रयोग किया था, यानी ये देवनागरी लिपि बहुत पुराने समय से अस्तित्व में है और भारत में इसका व्यवहार बहुत पुराने समय से ही प्रारंभ हो गया था। इसका नामकरण कैसे पड़ा, इस बारे में भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि बौद्धों के ललित विस्तार में नागलिपि का प्रयोग है। इससे मिलती जुलती होने के कारण यह नागरी लिपि कहलाई। गुजरात के नागर ब्राह्मणों की लिपि होने के कारण भी इसे देवनागरी कहते हैं, क्योंकि किसी भी विधा या किसी भी धारा का नाम या तो उसके अस्तित्व से पड़ता है या उसको व्यवहार करने वाले जो लोग हैं या व्यवहार करने वाला जो क्षेत्र है उससे वह निश्चित रूप से प्रभावित होती है। तो चूंकि गुजरात के जो नागर ब्राह्मण थे उन्होंने इसका अधिक प्रयोग किया, इस वजह से इसे नागरी लिपि भी कहते हैं। कुछ विद्वान इसे अलग बताते हैं, यानी आर श्याम शास्त्री इसे कहते हैं कि देवताओं की प्रतिमाओं के निर्माण से पहले उनकी पूजा सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती थी और ये चिन्ह जो हैं वो देवनागर कहलाते थे, यानी देवताओं के चिन्ह होने के कारण उन्हें देवनागर कहते थे और कालांतर में ये अक्षर माने जाने लगे तथा इनका नाम देवनागरी हो गया। इसी तरह इस देवनागरी लिपि की भाषा या देवनागरी लिपि का नामकरण कैसे हुआ, इसके बारे में जो अगला मत है उसमें कहते हैं कि पाटलिपुत्र को नगर तथा चंद्रगुप्त द्वितीय को देव कहा जाता था। यह लिपि पाटलिपुत्र देवनगर में प्रचलित होने के कारण देवनागरी कहलाई। अलग अलग शोध कार्य करने वाले या शोधकर्ता
अलग अलग अपने विचार भाव व्यक्त करते हैं। प्रमुख रूप से नगरों में प्रयुक्त होने के कारण भी इसे देवनागरी कहा जाता है, और देवनगर काशी में प्रचार होने के कारण भी ये देवनागरी कहलाती है। तांत्रिक चिन्ह देवनगर से साम्य होने के कारण भी ये देवनागरी कहलाती है। और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा कहते हैं कि मध्य युग में स्थापत्य की शैली नागर थी, जिसमें चतुर्भुज आकृतियां थी, और चतुर्भुजी अक्षर देवनागरी में बहुत अधिक प्रचलित हैं, जैसे प, म, भ, फ, ग आदि। इसलिए भी इस लिपि को देवनागरी कहा जाता है। धन्यवाद।